वेलकम टू S19 एजुकेटर। और ये ऑडियो लेक्चर है जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो साइकोलॉजी पार्ट 1 है ये। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी। जो ये साइकोलॉजी वर्ड है, ये सबसे पहले इस वर्ड को एज ए टर्म यूज़ करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रुडोल्फ गॉकेल। क्या नाम है? रुडोल्फ गॉकेल। ये जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी या मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ओके, तो साइकोलॉजी जो वर्ड है आपका, अगर मैं इसका एब्रीविएशन करता हूँ तो ये बनता है साइकी प्लस लोगस। क्या होता है? साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल, साइकी का मतलब सोल, लोगस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। सोल का मतलब यहाँ पे आत्मा, मन, जो आप मन कहते हो, यानी कि सोल का मीन्स माइंड हो गया। अगर माइंड की हम बात करें तो इसका मतलब थिंकिंग प्रोसेस हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं द स्टडी ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। द स्टडी ऑफ थिंकिंग प्रोसेस को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम अपने लेमन टर्म में कह सकते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्योंकि आप थिंकिंग प्रोसेस का जब भी पता लगा पाएंगे ना, जब उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, तो हम वी कैन से स्टडी ऑफ बिहेवियर। वैसे इसी साइकोलॉजी को एक और वर्ड के नाम से हम जानते हैं, जैसे कि हम उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके बारे में हम जो भी स्टडी करते हैं उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब ये साइकोलॉजी को हमने बोला स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जब स्टडी ऑफ बिहेवियर, अब ये बिहेवियर वर्ड काफ़ी फेमस हुआ अमेरिका में, अमेरिका यानी कि यूएसए में काफ़ी फेमस हुआ। और ये बिहेवियर जो फेमस हुआ, ये फेमस होने की जो वजह थी बिहेवियरिज्म। क्योंकि वहाँ पे एक फ़िलोसोफर थे जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने वहाँ पे स्टडी ऑफ बिहेवियर किया। जितने भी लोग थे सभी के बिहेवियर के स्टडी किया। स्टडी करने के बाद एक आउटपुट निकाला और उन्होंने अपनी एक जर्नल पब्लिश की, जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। तो इसको बिहेवियरिज्म के नाम से हम जानने लगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सीटेट में, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हम इसको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं, यानी कि जेबी वॉटसन इज़ ए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ओके, अब ये सबसे पहले, अब इन्होंने कुछ नई चीज़ सोसाइटी के सामने लेके आए तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो उस टाइम इनको फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानने लगे। फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से फेमस हो गए। ओके, धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हुआ, उसके बाद और इनके साथ फॉलोअर्स और रिसर्चर्स मिलकर साइकोलॉजी में जो भी बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे उसका एनालिसिस करने लगे, उसका विश्लेषण करने लगे। तो विश्लेषण करते रहे, तो इन्होंने जो साइकोलॉजी में एनालिसिस किया वो उन्होंने किया उनके पर्सनैलिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे किया? पर्सनैलिटी के बेसिस पे करने वाले वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉड। अब इन्होंने जब साइको एनालिसिस किया, यानी कि साइकोलॉजी जो बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे उसका एनालिसिस किया, तो इन्होंने अपने थ्योरी का नाम दिया साइको एनालिसिस थ्योरी। क्या नाम दिया? साइको एनालिसिस थ्योरी, जो कि बेस्ड थी पर्सनैलिटी के ऊपर, कि ह्यूमन बीइंग की कैसी कैसी पर्सनैलिटी होती है। और साइको एनालिसिस थ्योरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी सिगमंड फ्रॉड के द्वारा, इसीलिए इसको फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। सिगमंड फ्रॉड नॉन एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस, इन्होंने 1900 सेंचुरी में दिया था। ठीक है, अब ये जेबी वॉटसन के ठीक बाद में जब ये आए तो अब इन्होंने साइको एनालिसिस किया। अब इन्होंने कुछ और एडवांस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो इनकी जो थ्योरी थी साइको एनालिसिस, उसको हम सेकंड वेव ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, सेकंड वेव ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अराउंड 1950 में 1950 के आसपास जब इन्होंने साइको एनालिसिस किया पर्सनैलिटी के बेसिस पे, तो वहाँ पे और भी फ़िलोसोफर थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पर्सनैलिटी
पे तो रिसर्च किया, साथ में ये देखा कि किस बंदे या किस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है, कितनी मतलब ह्यूमनिज़म है। तो उन्हें ह्यूमनिज़म पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और इस तरीके से ह्यूमनिज़म बहुत ज़्यादा उस टाइम भी पॉपुलर हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो स्टडी ऑफ बिहेवियर किया गया था जेबी वाटसन के द्वारा, तो वो फर्स्ट वेव में फेमस हो गए थे। जब साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉड के द्वारा किया गया तो वो सेकेंड वेव ऑफ साइकोलॉजी बन गए। लेकिन जब ह्यूमनिज़म के बारे में हुआ, और ह्यूमनिज़म को रिसर्च करने वाले दो खास व्यक्ति थे, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर। अब इसमें कार्ल रोजर तो इतने ज़्यादा नहीं, पर अब्राहम मैस्लो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर थ्योरी में काम किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका नाम अब्राहम मैस्लो का हुआ। और ह्यूमनिज़म की थ्योरी है उसको थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी के नाम से और ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं साइकोलॉजी में 3 वेव्स आए हैं हमारे सामने। ठीक है, फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी। अब आपके सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे सीटेट में भी क्वेश्चन आ सकता है और ये केवीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो पूछ लेंगे हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, है ना, या हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी क्या है, सेकंड वेव ऑफ साइकोलॉजी किस पे बेस्ड है, फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी किस पे बेस्ड है। तो इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं कि साइकोलॉजी को तैयार करने में मतलब प्राचीन जो थी इतिहास का क्या रोल रहा, क्यों किया गया, तो सबसे पहले बात करते साइकोलॉजी तो ये कंस्ट्रक्टिविज़म की बात की गई थी। कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करिए तो मतलब अब यहाँ पे ये 2 खेमों में बटा हुआ था। कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब है कि एक नॉलेज ऐसा है जो आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी कि वो ज्ञान उनकी रचना आप खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर करते हो। तो ये कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो 2 खेमों में बटा था, और एक तरफ पियाजे थे और दूसरी तरफ वाइगोत्स्की से। ठीक है, तो पियाजे जो थे वो कहते थे कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म होना चाहिए। उन्होंने इसी थ्योरी का नाम रेडिकल बोला। ठीक है, पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज़म बोला, इंडिविजुअल बोला, इस तरीके से नाम दिया। यानी कि इन्होंने बोला कि ये जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इंसान खुद से सीखता है, अपने आप से सीखता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की इनके थोड़े से वो थे, इन्होंने कहा कि वो अपने आप से नहीं सीखता, वो सोशल एटमॉस्फेयर में जाने के बाद सीखता है। तो ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज़म जो आया हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की हम जो बात करते हैं तो इसके अंदर 2 वेव में था। फर्स्ट वेव में पियाजे थे, सेकंड वेव में वाइगोत्स्की थे। पियाजे तो कहते थे कि भाई ये रेडिकल है, ये पर्सनल है, ये इंडिविजुअल है। ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते थे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है, ये पूरे सोसाइटी को लेकर तैयार होता है। ठीक है, चलो अब हम ईयर वाइज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि साइकोलॉजी में सबसे पहले क्या क्या हुआ, क्योंकि जो इसमें ईयर वाइज में आपको बताऊं इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले 1879, आई रिपीट 1879 में फर्स्ट लैब्स बनाई गई थी। ठीक है, लैब ऑफ साइकोलॉजी 1879 में फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी बनाई गई थी। ये बनाई गई थी विलियम वंडित के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी बनाई गई थी विलियम वंडित के द्वारा, और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से हमारे पास सीटेट के लिए क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो विलियम वंडित को। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1890 में 1890 के आसपास पहली बुक छपी थी, मतलब फर्स्ट टेक्स्ट बुक छपी थी, प्रिंटेड हुई थी यूएसए में। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पहली फर्स्ट बुक यूएसए में छपी थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इसके जो राइटर थे विलियम जॉन्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक है, 1900 में फ्रॉड ने साइको एनालिसिस थ्योरी दी, जो कि मैं पीछे भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। 1904 में पैब्लो में डॉग एक्सपेरिमेंट किया। 1904 में पैब्लो ने डॉग एक्सपेरिमेंट किया और इसके ऊपर इन्हें सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला। ये याद रखना, पूछा जाता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी में नोबेल प्राइज़ किसको मिला, तो 1904 में पैब्लो को नोबेल प्राइज़ मिला डॉग एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ, और ये कहाँ पर हुआ था? फ्रेंच में। ठीक है, फ्रांस में हुआ था ये।
कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। और किसके द्वारा किया गया था? ये बीनेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीनेट के द्वारा। तो पूछा जाता है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था? बीनेट ने किया था। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। 1920 की बात करते हैं। 1920 में एक 1920 मूवी भी है ना, हाँ, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 1920 में सबसे पहले गैसोल्ट साइकोलॉजी थी, जो इन्होंने लर्निंग थ्योरी दी। इन्होंने लर्निंग पे काम किया, लर्निंग थ्योरी बेस्ड पे काम किया, ठीक है। गैसोल्ट साइकोलॉजी थी, लर्निंग थ्योरी पे वर्क किया इन्होंने। 1924 की बात करें तो बिहेवियरिज्म के ऊपर एक बुक प्रिंट हुई। बिहेवियरिज्म के ऊपर एक बुक प्रिंट हुई और इस बुक के राइटर थे जे.बी. वॉटसन। कौन थे? जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने इस बुक में डिस्क्राइब किया था बिहेवियरिज्म के बारे में। ओके, तो ये हमारे पास ईयर वाइज था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने इंक्लूड किया है। इसके अलावा अभी हमारा आता है, आगे हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आल्सो नोन एज अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, और बिहेवियरिज्म, सबसे पहले बिहेवियरिज्म किसने दिया था? जे.बी. वॉटसन ने दिया था। किसने दिया था? जे.बी. वॉटसन ने। अच्छा, जे.बी. वॉटसन के एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था ई.एल. थॉर्नडाइकी। ई.एल. थॉर्नडाइकी जे.बी. वॉटसन के स्टूडेंट थे और ये इन्हीं के अनुसरण में रहते थे और इन्हीं के साथ मतलब ये काम कर रहे थे। तो जब आपका क्या नाम है, जे.बी. वॉटसन के काम को इन्होंने अब आगे बढ़ाया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एजुकेशन में लेके आए, क्योंकि जे.बी. वॉटसन के जो भी काम थे बिहेवियरिज्म को, उसको ये एजुकेशन में लेके गए ई.एल. थॉर्नडाइकी। कौन लेके गए? ई.एल. थॉर्नडाइकी। और ई.एल. थॉर्नडाइकी को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ई.एल. थॉर्नडाइकी को हम फादर ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने एजुकेशन में किस तरीके से बात की, तो इन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस दिया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस दिया, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस दिया, लॉ ऑफ पनिशमेंट यही लेके आए थे, और लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट, लॉ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, थ्योरी ऑफ लर्निंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपको स्कूलों में खूब डंडों से जिसने पिटवाया, मतलब जिसने अच्छी तरीके से कूटा, वो कुटाई करवाने वाले जो इंसान पहले थे वो ई.एल. थॉर्नडाइकी ही थे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने हमें रेडीनेस का लॉ बताया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस बताया कि प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, इफेक्टिवनेस की किस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ता है, पनिशमेंट से भी हम सीखते हैं, रीइंफोर्समेंट से भी सीखते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट इसी पर होती है, और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस दिया कि थ्योरी ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। तो एक टाइम में कह सकते हैं कि ई.एल. थॉर्नडाइकी साइकोलॉजी के बहुत बड़े देवता, भगवान या पूजे जाने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने इतना सारा कुछ एजुकेशन के सेक्टर में कर दिया, और उनकी वजह से ये सब करने से सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आने लगी, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत मानने लगे, बहुत इनको कहने लगे। यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा टाइम था, वन टाइम ही वाज अ गॉड ऑफ साइकोलॉजी। कौन थे? ही वाज अ गॉड ऑफ साइकोलॉजी। इनके ठीक अपोजिट में एक जॉन डीवी थे, इन्होंने इनको आके चैलेंज कर दिया। अब खुद सोचो, आपने पीके मूवी देखी है ना? पीके मूवी में जो वो आपके क्या थे, मुझे याद नहीं, शास्त्री या फिर जो भी थे वो पुजारी, तो वो उनके विरुद्ध आके, वो जो हीरोइन थी वो आके उनके विरुद्ध खड़ी हो जाती है, यानी कि उनको इतने बड़े को चैलेंज करता है। पीके उसको आके इतना बड़ा चैलेंज करता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत प्रसिद्धि है उनके नाम की, और उनको आके चैलेंज करता है। तो सेम ऐसे ही जब ई.एल. थॉर्नडाइकी ने एजुकेशन सेक्टर में इतना ज़्यादा एजुकेशन साइकोलॉजी में इतना ज़्यादा काम कर लिया और एक वो देवता या भगवान बन गए साइकोलॉजी के, तो जब ही एक जॉन डीवी आके उनको चैलेंज करते हैं। जब खुद सोचो, एक बड़े से व्यक्ति के सामने कोई अगर चैलेंज करे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता, सब उसकी बात को नेगलेक्ट कर देते हैं। पर इन्होंने प्रूफ किया, और इन्होंने सबसे पहले लैब या एक्सपेरिमेंटल स्कूल स्टार्ट किया। यानी कि अगर आपके सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि वो पहले सज्जन या पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल स्टार्ट किया, तो उनका नाम था जॉन डीवी। क्या नाम था? जॉन डीवी। जॉन डीवी एक फिलोसोफर थे, और इन्होंने ही कहा कि लेक्चर मेथड इज़ नॉट परफेक्ट मेथड। जॉन डीवी, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, लेक्चर मेथड इज़ नॉट ए परफेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। और ये इनके द्वारा प्रूफ किया गया स्कूल एक्सपेरिमेंटल के द्वारा, क्योंकि इन्होंने लैब एक्सपेरिमेंटल स्कूल बनाया और इसके द्वारा इन्होंने प्रूफ कर दिया
तो आज के फर्स्ट लेक्चर में ऑडियो लेक्चर में इतना ही है। आगे के हम लेक्चर में रिसर्च मेथड क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस।